Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of the daily news analysis. आज है 16th of April 2025 and we're going to be seeing articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है it is given in both the newspapers, तो उसको कंबाइन करके समझेंगे with regard to IMD. क्या होता है IMD? What is the full form of IMD? It is the Indian Meteorological Department. Now what is the work or what is the purpose of IMD? IMD का काम है वेदर फोरकास्ट करना, यानी कि मान लो कोई फ्लड्स हो रहा है या साइक्लोन्स आ रहे हैं तो इसके बारे में अपडेट देना, ये है IMD का काम. तो IMD एक बहुत पुरानी बॉडी है. कितना पुराना है ये? इट वॉज क्रिएटेड इन 1875 एंड हम जानते हैं 1875 मतलब इट इज 150th एनिवर्सरी होगा इसका एंड देयरफॉर इस साल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट कंप्लीट्स 150 years. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि इनका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? दिस इज लोकेटेड इन दिल्ली. ओके, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है. और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये बॉडी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. सो यू नीड टू नो दीज फैक्ट्स व्हेन इट कम्स टू IMD बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड. एक नया मिशन भी इन्होंने लॉन्च किया था कॉल्ड एज मिशन मौसम. मिशन मौसम वॉज लॉन्च्ड बाय IMD. अभी ये क्या है मिशन मौसम? मिशन मौसम इज ताकि वो और भी प्रिसाइज कर पाए अपना वेदर फोरकास्टिंग, है ना. बहुत सारे टाइम पे हम देखते हैं कि IMD वेदर फोरकास्ट देता है बट उसका ऑपोजिट होता है. बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट है एंड देन समटाइम्स इट्स नॉट सो. छुट्टियां मिलती है स्कूल से बट हम देखते हैं कि बारिश नहीं होती. सो नाउ दिस को टैकल करने के लिए इन्होंने क्या है, टेक्नोलॉजी की सहायता से वी आर इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिगार्ड टू वेदर फोरकास्टिंग और इसीलिए हमने लॉन्च किया है मिशन मौसम. सो ये तो हमने IMD के बारे में समझा. अभी IMD ने क्या किया है, रिसेंटली एक यहाँ पे आदेश दिया है कि फोरकास्ट किया है कि अबाव नॉर्मल मानसून होगा. अबाव नॉर्मल मानसून यानी कि इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि बिकॉज वी नो वी आर एन एग्रेरियन कंट्री, मेजर पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर करता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट above normal rainfall, above normal monsoon this year is a good news. Further ये help करेगा खरीफ क्रॉप्स के लिए स्पेसिफिकली. तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं that are grown from June to September. जून टू अक्टूबर के महीने में अगर हम देखें जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं इनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. जैसे कि राइस, ओके, वी हैव कॉटन, वी हैव मेज. ठीक है, ये सब क्रॉप्स है, इनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. कैन यू टेल मी एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप्स? ठीक है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप्स? कौन से महीने में ग्रो होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. सो कमिंग टू खरीफ क्रॉप्स, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली रेनफॉल डिपेंडेंट है ये एंड इससे हमारा एग्रीकल्चर, हमारी फूड सिक्योरिटी ये सब भी बेटर होगी, इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. Now let's also understand ये क्यों हो रहा है, above normal rainfall क्यों होगा, ये क्यों कह रही है IMD? That is because of something known as El Nino, La Nina, ये cycles होती हैं. So let's understand in simple terms what is the geographical phenomena जिससे हम देखते हैं बारिश की संभावना अच्छी होगी. Now normally okay, अगर हम देखें, consider this as South America. Okay, we are considering South America and we are considering Australia. तो आप थोड़ा इमेजिन करना मैप को. ओके, साउथ अमेरिका से हम देखते हैं कुछ विंड्स जाते हैं टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया. उन विंड्स को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स. उन विंड्स को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स. नाउ ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू वार्म द रीजन इन द ऑस्ट्रेलिया साइड. और जब ये वार्म विंड्स करते हैं, वार्म क्रिएट करते हैं सिनेरियो इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की तरफ हम देखते हैं बारिश की संभावना ज्यादा होती है. ओके, सो वी गेट गुड रेनफॉल और दीज आर द रीजंस फॉर रेनफॉल इन द रीजन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन. ओके, नाउ ये न्यूट्रल फेज में हो, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है.
अगर मान लो ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं, अगर ये वीक हो जाते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे सिनेरियो मिलता है। तो ये ट्रेड विंड्स, अगर ये विंड्स नहीं होते तो क्या होगा, यहाँ पे वार्म कंडीशंस होंगे, यहाँ पे वार्म कंडीशंस जम जाएंगे, मतलब बारिश यहाँ पे ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कूल कंडीशंस होंगे, जिसके कारण इंडिया में क्या बारिश होगी, नहीं, इंडिया विल हैव, यू कैन से ड्राउट्स, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ड्राउट्स होगा यहाँ पे, जिसके कारण इस सिस्टम को हम कहते हैं एल नीनो। We call this condition as El Nino। तो El Nino क्या हमारे लिए अच्छा है? The answer is no, because here we get droughts, हमको बारिश नहीं मिलती और बारिश जरूरी होती है। So if you talk about this is what the condition that we see, और मान लो कि बारिश सबसे ज्यादा अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, in that case trade winds जो है ये आपका और भी अगर तेज होगा, और भी अगर इंटेंस होगा, इसको हम कहेंगे ला नीना फेज। So ला नीना फेज is also good to a certain limit as long as flood जैसे कंडीशंस या डिजास्टर जैसे कंडीशंस हमारे यहाँ पे नहीं होने चाहिए। सो न्यूट्रल फेज हम देख रहे हैं इस साल, जिसके कारण ट्रेड विंड्स जो आएंगे, ये विंड्स का उन्होंने फोरकास्ट दिया है कि ये बहुत ही सही से यहाँ पे आएगा, जिसके कारण वी आर गोइंग टू सी 5% अबव रेनफॉल। और ये 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो कंडीशंस है ये ठीक है रेनफॉल के रिलेशंस में। Let's now proceed to the next article। अगला जो आर्टिकल है एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बारे में है, जो है CBI। क्या है ये CBI, पहले इसके बारे में जानते हैं एंड देन we'll move on to the topic as to what is today's article about। तो CBI का फुल फॉर्म यहाँ पे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये मेनली एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में थ्रू हेल्प ऑफ अ रेजोल्यूशन, एक आदेश, एक नोटिफिकेशन थ्रू। किसने ये नोटिफाई किया था? इट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने ये नोटिफाई किया था। सो रिमेंबर, it is not a constitutional body, it is not a statutory body। constitutional bodies वो होती है जो constitution के थ्रू बनाई गई है। for example, election commission of India, comptroller, auditor general, attorney general, यहाँ पे आपको articles मिलते हैं constitution में। so this is not a constitutional body because यहाँ पे it was just a resolution। statutory body वो होती है जो law के थ्रू बनी। क्या यहाँ पे कुछ law के थ्रू ये बनी है? the answer is no। Therefore, we see it is neither constitution nor a statutory body। But इनके पावर्स कहां से मिलते हैं? इनको पावर्स मिलता है एक एक्ट के थ्रू, जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो इनके यहाँ पे पावर्स कुछ यहाँ पे डिराइव होते हैं, बट इस एक्ट के थ्रू ये नहीं बना। ठीक है, नाउ कौन सा किस बॉडी ने एक रेकमेंडेशन दिया था, किस कमिटी ने ये रेकमेंडेशन दिया था कि ऐसा कुछ बॉडी होनी चाहिए? दैट इज संत नाम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच इज द बॉडी दैट काइंड ऑफ प्रपोज्ड टू हैव अ CBI। तो संत नाम कमिटी ने प्रपोज किया कि CBI होना चाहिए। तो CBI करती क्या है? CBI का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वैसे ये सेंट्रल एक बॉडी होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है। कैसे क्राइम्स? मान लो कुछ करप्शन रिलेटेड क्राइम्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस ले हो सकते हैं, या कुछ दूसरे कन्वेंशनल क्राइम्स, कुछ मर्डर कुछ क्राइम हुआ होगा, तो इसमें ये इन्वेस्टिगेट करती है। और ये सेंट्रल बॉडी है। जैसे स्टेट्स में कैसे पुलिस होते हैं, वैसे ही सेंटर के लिए ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डोंट लाइक सेंट्रल इंटरफियरेंस, यानी कि CBI को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये तो उनका डोमेन है, लॉ एंड ऑर्डर उनका डोमेन है, पुलिस स्टेट के अंदर आता है। बट वी सी ऐसा सेंट्रल एजेंसी नेसेसरी क्यों है? बिकॉज इससे स्टेट्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना, कि वो अच्छे से काम करे। सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ बॉडी वाज एसेंशियल। Now coming to this, इनका जो मोटो है, it is industry, impartiality and integrity। So this is the motto of the CBI। और यहाँ पे इनके functions, ये किस बॉडी या मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है? It functions under the Ministry of
Personnel, pensions and public grievances. Can you tell me who is the minister in charge of the personnel, pensions and public grievances? इसके मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? अपॉइंटमेंट किया जाता है सिलेक्शन कमेटी के दौरान। तो सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स होते हैं, राइट? वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज वेल एज द CJI। यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं एंड वी ऑफिसी दैट CBI के डायरेक्टर यहाँ पे चुनते हैं। पहले ये सिर्फ 2 इयर्स के लिए होता था, बट इसको अमेंड किया गया था और इसको अभी 5 इयर्स तक हो सकता है। यानी 2 से इनका जो टर्म होता है डायरेक्टर का, इट कुड बी 5 इयर्स, बट 2 साल के बाद एवरी ईयर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फुल 5 इयर्स का एक पूरा टर्म है। Now this is not a constitutional body, not a statutory body. That is why you may not be required to know about specific terms because ये change हो सकता है। ये एक resolution, एक notification के दौरान हम देखते हैं, right? Now let's understand who is the current director of the CBI and वो है प्रवीण सूद। ये अभी CBI के डायरेक्टर हैं। Question to you is first CBI कौन है? ये आप मुझे comment section में बता दीजिएगा, ठीक है? सो फर्स्ट CBI डायरेक्टर कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्रवीण सूद इज अभी का डायरेक्टर। नाउ कमिंग बैक टू द आर्टिकल में क्या बताया गया है? एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन चक्रा। ये क्या है ऑपरेशन चक्रा 5? ना ऑपरेशन चक्रा बहुत सारे यहाँ पे हो गए 1 2 3। What exactly is it? जैसे कि हम साइबर क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CBI ने एक you can say जारी किया है एक इन्वेस्टिगेशन। CBI लेड इन्वेस्टिगेशन है स्पेसिफिकली फॉर द रीजन ऑफ डिजिटल अरेस्ट। अभी क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? बहुत सारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गए हैं। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? यहाँ पे आपको जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दे पोज एज ऑफिसर्स, दे पोज एज CBI ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे वो पोज करते हैं। बैकग्राउंड भी उन्होंने ऐसा ही ऑफिस वाला बनाया है, जिनके कारण आपको लगता है कि आपको सही में एक पुलिस ऑफिसर ने या CBI के ऑफिसर ने कॉल किया है। तो एक वीडियो कॉल के फॉर्मेट में या ईमेल के फॉर्मेट में आपको ये मैसेज करते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास होता है आपका, एंड वहां पे बताया जाता है कि आपने ऐसा कुछ क्राइम किया होगा, ठीक है? आपने कुछ पैसे नहीं दिए होंगे एंड देयरफॉर दे अरेस्ट यू। और आपको यहाँ पे फुल सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस देना होगा। यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आप कर रहे हैं, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो एक आप हाउस अरेस्ट में बने हुए हो। सो अभी अगर हम देखो 2024 में 92,000 ऐसे केसेस हुए थे। बहुत इवन अदर ऑफिसर्स हैव लॉस्ट देयर मनी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजिटल अरेस्ट। इनफैक्ट मन की बात में मोदी जी ने ये भी कहा था कि डिजिटल अरेस्ट जो है ये अभी फ्रॉड चल रहा है, तो प्लीज आप सतर्क रहे। कोई ऐसा अगर पता चला है, प्लीज कम्युनिकेट दिस टू द पुलिस स्टेशन। आप यहाँ पे कुछ भी पैसे ना दे ऑनलाइन, ठीक है? तो ये प्रॉपर्ली सिचुएशन है एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये डिजिटल अरेस्ट का क्या हुआ है? रिसेंटली 4 लोगों को पकड़ा गया है, 2 जन यूपी से और 2 जन मुंबई से। Okay, and they have found this particular crime that they had done, looting people through the form of digital arrest। कि अगर आप पे नहीं करते हो, then what will happen? We are going to take you, we are going to arrest you। हम आपके घर आएंगे, घर के बाहर ही हैं हम, और हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो ऐसे डराते हैं ये लोगों को, which is a very sad thing to be done। Okay, now let's proceed to the next aspect। यहाँ पे आपको याद रखना है साइबर क्राइम्स के लिए which are the important agencies, so you have to be asked this। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है? एंड ये 2020 में बना था। इसका काम है साइबर क्राइम्स, ऑल टाइप ऑफ साइबर क्राइम से डील करना, कोऑर्डिनेट करना, दूसरी एजेंसीज को इंफॉर्मेशन देना। तो ये है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर।
और एक पोर्टल है अंडर द I4C विच इज द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। मान लो अगर आप ऐसे शिकार होते हो ऐसे साइबर क्राइम्स का, तो आप इनको रिपोर्ट किया करो ऑनलाइन मेथड से, विच इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव, ताकि सिटीजन अपने साइबर फ्रॉड जो हुआ है उनके साथ वो ऑनलाइन जल्द के जल्द रिपोर्ट करें, और ये जल्दी से एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है इसको फिर एड्रेस कर पाएगी। सो एन ऑनलाइन मेथड यहाँ पे दिया गया है फॉर साइबर क्राइम, सो इट्स अवेलेबल टू यू एंड आई, ताकि हम यहाँ पे रिपोर्ट करें अगर हमारे साथ या हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हुआ है, ऐसा कोई आपने सुना है, तो आप यहाँ पे इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द साइबर क्राइम एंड ऑपरेशन चक्रा। यहाँ पे पूछ सकता है ऑपरेशन चक्रा किससे रिलेटेड है, किसने ये लॉन्च किया है, सीबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लाइक दिस यू विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू दी आशा वर्कर्स। ओके, तो आशा वर्कर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली कहाँ पे, केरला में। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑल अबाउट, फिर हम डिमांड भी देखते हैं कि ये डिमांड क्यों, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इनका डिमांड क्या है। तो आशा का फुल फॉर्म क्या है? आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑलराइट, तो ऐसे ये फीमेल वर्कर्स, फीमेल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, गांव गांव में रहते हैं और ये बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं गांव में लोगों को, या अर्बन जो स्लम एरियाज हैं वहां पे ये प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स लाइक द फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर हेल्थ दैट वी सी। आशा इज अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये फंड कौन करता है? इंडियन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये इनके थ्रू ये बना था और फंड भी मिलता है ताकि ये प्रोवाइड कर सके हेल्थ केयर, और along with that health awareness provide करना, especially among the masses, among the rural populations. Okay, increase the utilization and accountability of existing health services. जो भी अभी भी health services है, ये also enhancing that particular aspect in these rural populations. कैसे सिलेक्ट करते हैं इन लोगों को? ये सिलेक्ट किया जाता है अमंग द कम्युनिटी इटसेल्फ, तो अमंग द रूरल एरियाज ओनली इनको सिलेक्ट किया जाता है, एंड इनको ट्रेनिंग दी जाती है टू वर्क एज एन इंटरमीडिएरी, इज लाइक मिडिल मैन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द एक्चुअल डॉक्टर्स और द पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स। टेक द फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अभी सभी स्टेट्स में ये उपलब्ध है एक्सेप्ट फॉर वन स्टेट विच इज दैट गोवा। इनफैक्ट इवन चंडीगढ़ एज अ यूनियन टेरिटरी यहाँ पे भी नहीं था। पुडुचेरी also was not there, but now Puducherry also has it. तो गोवा is the only state for now who doesn't have आशा वर्कर्स। तो स्टेट्स यहाँ पे इनको मैंडेट दिया गया है एटलीस्ट वन आशा वर्कर्स होनी चाहिए every 1000 people. Of course this can change depending on the population of the state. ठीक है, स्टेट बेसिस पे ये चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे जो मैंडेट है इट इज मेनली पर 1000 people, एक आशा वर्कर पर 1000 पीपल। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एक इंटरमीडिएट मिडिलमैन का काम कर पाए बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द कम्युनिटी। अभी हम देखते हैं क्या इनको कुछ पैसे मिलते हैं? ऑफ कोर्स मिलते हैं। ओके, एंड दैट अगेन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बेसिस। तो 2000 मिलता है पर मंथ, या वो 7000 भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग अपने। सो इट्स अ परफॉर्मेंस लिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड इनकम इनको मिलता है। तो करंटली देयर इज नो फिक्स सैलरी और कोई पेंशन या कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। सो दैट इज द स्टेट ऑफ आशा वर्कर्स। अभी कहा गया है कि 9.83 लाख आशा वर्कर्स हैं और टारगेट ये है कि 10 लाख होने चाहिए, 10.35 लाख होने चाहिए। Now coming to understand इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्राइटेरिया क्या है? तो रूरल विलेजेस में, रूरल एरियाज में, गांव में यू हैव द विलेज से महिलाएं लेते हैं। शी कुड बी मैरिड, डिवोर्स्ड, विडोड, कोई बात नहीं। ठीक है, एज ग्रुप शुड बी समवेयर बिटवीन 25 to 45 years. ओके, सो मिड एज वुमन, लिटरेट, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। एक फॉर्मल एजुकेशन आपको मिलना चाहिए बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट, यू नीड टू हैव नेसेसरी एजुकेशन ताकि आप दूसरों को एजुकेट कर पाए, राइट? सो दैट इज अ क्राइटेरिया फॉर रूरल एरिया। फॉर अर्बन एरिया ये रेजिडेंट होनी चाहिए, स्लम और सच एरियाज, वल्नरेबल क्लस्टर्स, वो उन एरियाज की पार्ट बनना चाहिए।
because then people will listen to you, right? People will communicate better to you अगर वो उसी region का है. So that is how they select, and they should have good communication skills as well. यहाँ पे education criteria नहीं दिया है. However, states के पास उतनी flexibility है कि वो change कर पाए कि कितना population के हिसाब से कितने आशा वर्कर्स होने चाहिए, या अगर education या इनका qualification कितना होना चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? States on the basis of उधर का लोकल कंडीशन. क्लियर? लेट्स नाउ सी कि ये डिमांड क्या कर रहे हैं. डिमांड इनका ये है कि इनको इंक्रीज ऑनरेरियम यानी कि इंक्रीज पैसे चाहिए टू 21,000 पर मंथ. ओके, इक्विवेलेंट मतलब 700 रुपए पर दिन एटलीस्ट मिनिमम वेज उनको चाहिए. सो दे वांट हाउ मच? 21,000 इज द इनकम दैट दे आर आस्किंग फॉर. फर्दर रिटायरमेंट के बाद उनको 5 लाख एक लमसम अमाउंट मिलना चाहिए फॉर डूइंग दिस वर्क. They should also be considered not as volunteers. उनको volunteers मत कहो, उनको workforce का part बोलो. They are doing a normal job, है ना, तो आप उनको बोलो as a normal workforce, not as a volunteer. So this is what the demand currently is going on in Kerala. तो यहाँ पे केस अभी भी चल रहा है. देयर हैज नॉट बीन एनी मच दिस. अभी केरला गवर्नमेंट का क्या सी है? केरला गवर्नमेंट कहता है कि स्टेट का भी पार्ट है ना, स्टेट के मिशंस के अंदर पार्ट है, तो हम तो यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, देने दो स्टेट, हम क्यों दें? सो दैट इज व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड. अभी के लिए तो ये यू नो देयर इज स्टिल अ कमिटी इज फॉर्म टू डिस्कस और डिसाइड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. तो आशा वर्कर्स कहते हैं जब तक कमिटी डिसाइड करती है तब तक एटलीस्ट हमको 100 रुपए पर दिन का बढ़ा दो, है 3,000 तो बढ़ा दो. तो यहाँ पे भी केरला गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है कि ये जो है सेंटर देना चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे. सो दिस इज द होल एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू द रीसेंट आशा वर्कर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं केरला में, एंड व्हाट इज द वेज दैट वी हैव सीन, कितना वो कमाते हैं. अभी तक उनका फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स पेंशन नहीं है, तो इसीलिए ये यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू बर्थ्स एंड डेथ्स आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड. तो यहाँ पे जो ऑफिसर है, मेजर ऑफिसर हु इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि 21 डेज के अंदर अंदर तुमको यहाँ पे पूरा रिपोर्ट करना होगा. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, दे नीड टू स्टार्ट रिपोर्टिंग ओके अबाउट वट एवर बर्थ्स हैव हैपेंड, वट एवर डेथ्स हैव हैपेंड. तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है ना, इन्फॉर्मेशन इतना है, लेकिन we see a decline in registration. मतलब जो भी रजिस्टर या जो भी बच्चे पैदा हुए या कोई मर गया है, उसका यहाँ पे डेटा ही नहीं ठीक तरह से मेंटेन कर रहा है ये जो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं. तो यहाँ पे इसलिए रजिस्ट्रार जनरल RGI बोलते हैं इनको, इनको यहाँ पे चेतावनी दी है, कॉशन किया है कि प्लीज तुम 21 डेज के अंदर जो भी पेंडिंग है तुम्हारा रजिस्ट्रेशंस वो ठीक तरह से करो. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि RGI होता क्या है. RGI इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो 1949 में एक ऑफिस बनी थी, किनके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. What is the major task of the RGI? The major task of the Registrar General is to collect data. Okay, systematic collection करे of data. मान ले कि population size के बारे में, कितना हमारा population grow हो रहा है, उसका जो redistribution है, ये सब ये tackle करेगा. जो हमारा census होता है, that is done by the RGI. Okay, वो ही उनको हेड करता है, which is mainly from the ranks of you know IAS ऑफिसर होते हैं ये. Okay, so या सेक्रेटरी के रोल पे होते हैं. So that is how the you can say the eligibility of this particular office is. तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्लीमेंट करें रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. जो भी बर्थ्स हो रहे हैं, जो भी डेथ्स हो रहे हैं, ये प्रॉपर डेटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द 1969 एक्ट. Further, as I said, सर्वेस कंडक्ट करना या सेंसस कंडक्ट करना, ये भी इनके ही अंडर आता है. तो द डेसिनियल सेंसस, डेसिनियल यानी once in 10 years, लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में. एंड हम देखते हैं अगला सेंसस 2021 में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक रिलेटेड इश्यूज के बाद, इलेक्शंस होने के बाद, हम देखते हैं ये सेंसस नेक्स्ट वाला जो है 2026 में कंडक्ट हो रहा है.
तो ये भी जो है कौन देखता है, कौन ओवरलुक करता है? इट इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. Currently, who is the Registrar General of India or the Census Commission of India? It is the मृत्युंजय कुमार नारायण. ये नाम आपको याद रखना है, मृत्युंजय कुमार नारायण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट कौन थे? तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस अ फ्यू डेज अगो, नॉट मे बी फ्यू डेज अगो बट फ्यू टाइम्स अगो विद रिगार्ड टू सेंसस की जब हमने डिस्कस किया था. तो तभी आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट सेंसस किसने किया था, या द पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ इट, द रजिस्ट्रार जनरल, हु वाज हिम? यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स का एक्ट जो है 1969 में आया था, अमेंड भी हो चुका है 2023 में, जहां पे ये मैंडेट करता है, कंपलसरी करता है कि जो भी बर्थ्स हुए हैं या डेथ्स हुए हैं ये आप रिपोर्ट करो. इसका रिपोर्टिंग जरूरी है. सो इट्स मेनली सेइंग दैट मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना. मान लो किसी ने नहीं किया, ओके, अगर तुमने नेग्लिजेंस किया बाय रजिस्ट्रार, ओके, ये पनिशेबल हो सकता है 1000 रुपीज से. छोटे रकम, पहले 50 रुपीज था, उसका भी 1000 रुपीज बना दिया. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है दे themselves act as registrar, like a point of contact, कि अगर अपडेट करना है तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में रजिस्ट्रार करते हैं. whereas प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनको रिपोर्ट करना होता है दूसरे रजिस्ट्रार्स को कि देखो ये बर्थ हुआ है या ये डेथ हुआ है. सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रजिस्ट्रार्स नहीं होते, बट गवर्नमेंट में ये खुद एक रजिस्ट्रार होते हैं. तो इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. इसके अलावा 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ है ये बताता है कि सभी जो रिकॉर्ड्स है ये डिजिटल होने चाहिए. पहले हम पूरा you've seen your birth certificate, पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट, इट्स वेरी ओल्ड शीट ऑफ पेपर है ना, ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है. तो अभी जो है सब कुछ डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो रहा है अंडर द सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है CRS पोर्टल. और ये कौन से दिन से लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 2023 से. जो भी रजिस्ट्रेशंस होंगे ये ऑनलाइन होंगे. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाई? बिकॉज जो भी आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मैरिज का डॉक्यूमेंट है, एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑनलाइन. अगर ऑनलाइन नहीं है, अगर ये पोर्टल में नहीं है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर गवर्नमेंट प्रोसीजर्स. तो इसीलिए ये एक मैंडेटरी किया है अकॉर्डिंग टू 2023. नाउ यहाँ पे we see that रजिस्ट्रार जनरल बहुत नाखुश हैं बिकॉज ये बर्थ्स और डेथ्स रजिस्टर नहीं कर रहे हैं. सो इन्होंने क्या बोला है कि 21 डेज के अंदर यू नीड टू टेक द नेसेसरी एक्शन. Now here we have some important report with regard to births and deaths. कितना बर्थ हुआ है, कितना डेथ हुआ है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड है हमारे पास which is called as the Vital Statistics of India Report Status. So this is a national यानी कि कंट्री वाइज रिपोर्ट है, कंट्री लेवल रिपोर्ट है जो 2020 में ये पब्लिश हुआ था. Now why do we want birth rate and death rate? क्यों चाहिए? बिकॉज गवर्नमेंट को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि कितना पॉपुलेशन है या लोग मर रहे हैं किस कारण. इसके कारण हमको वी नीड टू हैव प्रॉपर डेटा, राइट? तो इसीलिए ये जो डेटा है इट विल हेल्प इन पॉलिसी प्लानिंग, गवर्नमेंट को प्लान करने में या पब्लिक हेल्थ मॉनिटर करने में कि किस रीजन की वजह से मर रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि कैसा इंक्रीज हो रहा है हमारा पॉपुलेशन. बिकॉज उसी के हिसाब से हमारे रिसोर्सेज भी होने चाहिए, हमारा फूड प्रोडक्शन भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए हम देखते हैं कि दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. तो सब स्टेट्स यहाँ पे अपना अपना डेटा देते हैं. सो सेवरल स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका, दिल्ली, गोवा की बात करें, इन्होंने 2022 तक रिपोर्ट्स दिया है. बट अगर हम लास्ट जो रिपोर्ट हमको मिला है, हम देखते हैं सिर्फ मणिपुर हैज बीन द ओनली स्टेट टू पब्लिश. कोई दूसरा स्टेट ने पब्लिश ही नहीं किया है 2023 का. सो इसीलिए थोड़ा और भी हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो इसीलिए वी सी दिस सम चेंज. की डेटा अगर पुरानी रिपोर्ट की अगर हम बात करें, दिस इज एन ओल्ड रिपोर्ट बट यू विल अंडरस्टैंड कि बर्थ के रजिस्ट्रेशंस ड्रॉप हो गए. मतलब डज दैट मीन कि हमारा पॉपुलेशन कम हुआ है? नहीं, पॉपुलेशन में हम सबसे ज्यादा है अमंग ऑल द अदर कंट्रीज. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि बर्थ के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे गिर रहे हैं? ठीक है, सो इट कुड बी सो कि रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, है ना. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बर्थ्स जो है अभी कम हो रहे हैं. जैसे पहले बहुत ज्यादा बर्थ होता था, अभी ये
कम हो रहा है, एज वेल एज द डेथ रेट जो है पहले प्रॉब्ली बहुत ज्यादा होता है, वो भी अभी कम हो गया है. सो डेथ रजिस्ट्रेशंस हम देखते हैं कि ये बढ़ गए हैं फ्रॉम 76.81. ड्रॉप्स इन बर्थ सीन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम एंड द आइलैंड्स, और यू कैन से द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो यहाँ पे हम ड्रॉप्स देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे बर्थ रेट जो है ये कम हो रहा है अमंग दीज पर्टिकुलर अमंग ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट दीज स्टेट्स. तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ रहा है इज व्हाट वी आर सीइंग. एनीवे दिस रिपोर्ट I would not consider to be important because ये पुराना रिपोर्ट है, बट ये जो डेटा है आज के आर्टिकल में दिया है, so that is why I have extracted it for you and I have presented in the form of points. Let's now proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है it is with regard to reports with regard to extradition. अभी क्या है ये exactly समझते हैं. extradition stuff till conditions improve in prisons. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको, who is an ex Supreme Court judge जिनका नाम है मदन लोकुर. Now मदन लोकुर is also important because ये chair है, he is the chair of United Nations Internal Justice Council. United Nations Internal Justice Council. Now, what is the role of a UN IJC? ICJ नहीं है, ये IJC है, ठीक है. Now what is the meaning of that? इंटरनल एक जस्टिस सिस्टम है ताकि यूएन की जो बॉडी है इसमें अकाउंटेबिलिटी बनाई रहे. Therefore they have a small body of 5 judges. तो इनमें इनका चेयरपर्सन कौन है? हमारे खुद के सुप्रीम कोर्ट जज हु इज मदन बी लोकुर. तो इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली बताया है कि अगर हमको एक्स्ट्राडाइट करना है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्राडाइट? एक्स्ट्राडाइट मतलब दूसरे जगह से हमको अगर हमारे अपराधी वापस चाहिए इंडिया में ताकि हम इनको ट्रायल कर सकते हैं. एग्जाम्पल मेहुल चौकसी जिन्होंने फ्रॉड किया था, 13,500 करोड़ का फ्रॉड किया है. तो अगर हमको वापस से इनको लेना है, यहाँ पे ट्राई करना है, ओके, ये कहते हैं कि पहले हमको प्रिजन के कंडीशन सही करने चाहिए, प्रिजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सही करना चाहिए, तो ही हम दूसरों को ले आएंगे. मतलब हमारे जो इंडियंस फ्रॉड करके भाग गए हैं ये हम वापस लेके आ सकते हैं. तो क्या हुआ, रिसेंटली हमने यूके को पूछा कि हमारा एक बंदा तुम्हारे कंट्री में है जो है संजय भंडारी. तो संजय भंडारी ने क्या किया था? ही वॉज अ डिफेंस कंसल्टेंट जिन्होंने टैक्स इवेजन किया था, बहुत सारा पैसा लेके भाग गए थे. तो हमको चाहिए ये आदमी वापस से ताकि वी कैन स्टार्ट ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन दैट. बट यूके की गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया बिकॉज ये इनका कहना है कि तुम्हारे जो जेल के कंडीशंस है वो सही नहीं है और हम इसको मना भी नहीं कर सकते. रीजन बीइंग, अगर आप रीसेंट एग्जांपल्स देखते हो, फॉर एग्जांपल जगतर जोहाल, ठीक है, ये तिहाड़, दिल्ली के तिहाड़ जेल में मर गए थे, कस्टोडियल डेथ हुआ. फर्दर टीलू ताजपुरिया, इनफैक्ट इनका तो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है with regard to the death. So you see that there are so many such instances where we find custodial deaths, यानी कि जेल में इनको मारा पीटा गया होगा, ठीक है, या एनकाउंटर्स किए होंगे इन द जेल इटसेल्फ. जैसे हम मूवीज में इसको रोमांटिसाइज करते हैं, मूवीज में हम देखते हैं कैसे ये होता है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन रियल लाइफ एंड दैट इज व्हाई द कंडीशंस इन जेल आर नॉट सेफ. एंड देयरफॉर अदर कंट्रीज 2 बार सोचती है कि कोई एक्स्ट्राडाइट कंप्लीट करने के लिए. सो नाउ वी हैव अ रिपोर्ट एंड ऑन दिस बेसिस ऑफ द रिपोर्ट मदन लोकुर कहते हैं कि हमको हमारे प्रिजन्स के कंडीशंस इंप्रूव करने चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्राडिशन, जो भी लोग हमारे पैसे लेके भाग गए हैं इनको वापस लेना मुश्किल होगा. सो व्हाट इज द रिपोर्ट दैट वी टॉक अबाउट? द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. इट्स अ रीसेंट रिपोर्ट, ठीक है, टॉक्स अबाउट कि हमारे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस सिस्टम कैसा है, प्रिजन्स कैसे है, ये सब ये बताता है. व्हाट इज द रिपोर्ट कॉल्ड? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. यहाँ पे देता है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो आई जस्ट लिस्टेड डाउन फॉर यू. तो पुलिस कहती है according to in terms of the police, we have 1 civil police officer per 831 citizens, ठीक है. so that is the data that we have. 17% हमारे पुलिस स्टेशंस में हम देखते हैं सीसीटीवी ही नहीं है, ठीक है. so that is again an alarming thing. 30% जो है
लैक अ वुमेन्स हेल्प डेस्क, सो यहाँ पे 2 बार सोचेंगे कोई अप्रोच करने के लिए, बिकॉज देयर इज नो वुमेन इन दैट केस. वुमेन रिजर्वेशन कोटास, मतलब हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशंस में भी हम देखते हैं देयर इज लैक ऑफ वुमेन अबाउट रिजर्वेशंस. या हम देखते हैं ये मैच ही नहीं होता, हाउ मच द वुमेन हैव बीन रिजर्व्ड इन दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. इतने वुमेन को यहाँ पे रिक्रूट ही नहीं किया जा रहा है. सो दैट अगेन इज अनदर चैलेंज. अगर हम प्रिजन्स की बात करें, ओवर क्राउडिंग इज अनदर प्रॉब्लम. तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की बात करें तो दैट इज द मोस्ट ओवर क्राउडेड प्रिजन इन इंडिया. तिहाड़ जेल की बात करें, दिल्ली जेल्स 91% अंडर ट्रायल है, मतलब ये फाइनल कन्विक्टेड नहीं है, बट इनका ट्रायल अभी चल रहा है, तारीख पे तारीख चल रही है. सो दैट इज अनदर केस. गुजरात की बात करें, बहुत सारे वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट के जजेस में, जिसके कारण ट्रायल्स नहीं कंप्लीट हो रहे हैं. फॉर द जुडिशरी एंड लीगल एड की बात करें, बिहार लोअर कोर्ट्स, यहाँ पे 71 केसेस यहीं पे अटके हैं 3 साल के लिए. अनदर प्रॉब्लम दैट वी सी, हम यहाँ पे स्पेंडिंग कितना कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, जस्टिस के लिए. वी आर स्पेंडिंग 182 रुपीज ऑन जुडिशरी, 57 फॉर प्रिजन्स एंड 6 रुपीज लीगल एड. अगर हम पर पर्सन की बात करें, पर कैपिटा की बात करें, कितना यहाँ पे स्पेंडिंग हो रहा है, एंड विच इज अ वेरी लो अमाउंट इफ यू सी कंपेयरिंग इट टू अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे स्टेट्स जो है बहुत कम बजट अपना जुडिशरी में स्पेंड कर रहे हैं, 1% से भी कम का स्पेंडिंग यहाँ पे हो रहा है. तो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड प्रॉब्लम्स गिवन इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. तो अगर हम ये टैकल नहीं कर पाएंगे, देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट द एक्चुअल गुनेगार हु हैव गॉन एंड फ्लेड द कंट्री, लाइक मेहुल चौकसी, जिसने 13,000 करोड़ लेके फरार हुए हैं. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट को कि तुम 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, जो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस है इनके ट्रायल्स पूरा कंप्लीट करो. क्यों ये अभी तक रखा है? बिकॉज वी सी द रीसेंट डेटा अगर हमारे पास है, इट इज सेड दैट अबाउट 3 लाख केसेस मिसिंग चिल्ड्रन का रिपोर्ट है. 3 लाख केसेस ऐसा कुछ है. सो यहाँ पे वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ केस ऑफ वरी. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया हाई कोर्ट की, जल्दी से जल्दी तुम 6 महीने के अंदर ट्रायल्स कंप्लीट करो, डोंट डिले एनी फर्दर. नाउ व्हाट आर द लॉज दैट वी टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात पहले करते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दीज आर एनफोर्सेबल. और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में देयर इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. ओके, 23 का जो आर्टिकल है ये कहता है कि तुम ट्रैफिक नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग. व्हाट इज ट्रैफिकिंग? यहाँ पे आपको जो वर्ड है ट्रैफिकिंग, इसका मतलब क्या है? ट्रैफिकिंग इज मेनली फोर्सिंग और कोहर्जन करके, ओके, एक पर्सन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मे बी फॉर जॉब रिलेटेड कंसर्न्स. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, या डोमेस्टिक वर्क हो सकता है, या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए हो सकता है. तो ट्रैफिकिंग का मतलब है मूविंग अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द यूज बाय डिफरेंट मेथड्स. इट कुड बी बाय फोर्स, इट कुड बी बाय इलीगल मीन्स, आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो. तो अभी ये जो है ये ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली बताया नहीं कि चिल्ड्रन के लिए है, ये जनरल ह्यूमंस के लिए है, फीमेल्स, मेल्स, एनीबडी. ओके, तो ये जो आर्टिकल 23 है, सो यहाँ पे ऐसे लोगों को फोर्स किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर का मतलब है यू आर आस्किंग फोर्सफुली फॉर देम टू वर्क, okay, without their will. And the second is बेगार वर्क. बेगार का मतलब है विदाउट गिविंग सैलरी आप किसी को बोल रहे हो कि काम करो, दैट इज कॉल्ड एज बेगार. ठीक है, तो इन 2 जो बॉन्डेड लेबर और बेगार वर्क है, इसको प्रोहिबिट किया जाता है अंडर आर्टिकल 23. What is article 24? 24 talks about against child labor. तो यहाँ पे according to this article कहा जाता है कि 14 साल के अंदर you cannot have children working in hazardous
फैक्ट्रीज, हसाडी जैसे कि मेनली क्रैकर्स बनाने का फैक्ट्री है, अल्कोहल बनाने का फैक्ट्री है, सिगरेट्स बनाने का फैक्ट्री है. यू कैन नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 years इन सच hazardous factories. So ये है आर्टिकल 24. Now coming to other laws that are related to employment of children या exploitation of children, तो हम देखते हैं पॉक्सो. पॉक्सो बताता है कि चिल्ड्रन अंडर द विच ईयर्स, how many years, 18 years के अंदर, ठीक है, दे आर डिफाइंड एज चिल्ड्रन अंडर द पॉक्सो लॉ, जहां पे सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड देयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. सो दैट इज पॉक्सो. ये हमने लीगल में भी किया है. इसके अलावा बॉन्डेड लेबर सिस्टम्स, बॉन्डेड आई टोल्ड यू, फोर्सफुली किसी को काम करवाना, सो इट प्रोहिबिट्स बॉन्डेड लेबर. और यहाँ पे पनिशमेंट्स दिए गए हैं, क्या अगर तुमने वायलेट किया तो कितना सजा हो सकता है, ये भी इसमें बताया गया 1976 के एक्ट में. नेक्स्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. तो ये ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करता है स्पेशली कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यानी प्रोस्टिट्यूशन के लिए जैसे धकेला जाता है विमेन को और चिल्ड्रन को, इसको बंद किया जा रहा है थ्रू द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट. एंड फाइनली, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015. ये फोकस कर रहा है विद रिगार्ड टू द केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि प्रिवेंट किया जा सके ऐसे ट्रैफिकिंग एंड कंट्रोल किया जा सकते हैं ट्रैफिकिंग. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है हाई कोर्ट्स को कि प्लीज तुम यहाँ पे केसेस जल्दी से निपटाओ. ओके, यहाँ पे ये जो केसेस अभी तक ट्रायल्स नहीं हुए हैं वो जल्दी से कर लीजिए. एंड वी हैव डिफरेंट लॉज दैट वी हैव सीन विद रिगार्ड टू ट्रैफिकिंग. एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जो लास्ट आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू उर्दू. ओके, तो क्या है ये समझते हैं. सो मेनली महाराष्ट्र में एक म्युनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग में एक उर्दू का बोर्ड लिखा था. तो यहाँ पे वी सी दैट मेनी ऑफ देम ऑब्वियसली वांटेड टू गेट डाउन दिस बोर्ड. तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहती है कि नहीं, ये जो उर्दू है इट्स अ लैंग्वेज, राइट. तो ये जो लैंग्वेज है, इट इज अ फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आवर लैंग्वेज. ये एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, ये इंडिया से ही बना हुआ एक लैंग्वेज है. तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो ऐसे बोर्ड को. सो दैट वाज द रीसेंट जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उर्दू जो है हमारा खुद का एक इंडियन लैंग्वेज है. ओके, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, 6th मोस्ट कॉमन स्पोकन लैंग्वेज है ये. तो यहाँ पे गलत नहीं है having such boards that are there of this language. Now coming to this aspect कि उर्दू जो है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं. It is the finest specimen of the गंगा जमुनी, यानी कि हिंदुस्तानी कल्चर है, जो बहुत सारे नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया जगह में बताया जाता है. Now सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि जो लैंग्वेज है इसका मेन पर्पस क्या है, वार्तालाप करना, कम्युनिकेट करना, है ना. इट शुड नॉट बी एज एनी रिस्ट्रिक्शन दैट इज देयर कि आप नहीं बात कर सकते हो. कम्युनिकेट का काम कर रहा है तो यस, इट इज सर्विंग द फंक्शन. क्लियर. इसके अलावा इंग्लिश जो है, इनफैक्ट इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड इन यू नो इफ यू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348. इंग्लिश का लैंग्वेज जो है इट इज कंसिडर्ड एज द कोर्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. फिर भी डिस्पाइट दिस हम देखते हैं कि हमारे कोर्ट के लैंग्वेज में यू ऑलवेज फाइंड दीज वर्ड्स, जैसे कि वकील, वकालतनामा, पेशी, ये सब क्या है, ये उर्दू के वर्ड्स हैं, राइट, जो हम यूज करते हैं. सो दैट इज व्हाई it is completely fine to have this particular usage. 2001 के सेंसस में भी हम देखते हैं बहुत सारी हमारी लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है. देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस व्हिच आर गिविंग इन व्हिच शेड्यूल, ये 8th शेड्यूल में बताया गया है. ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन इसको हमने इंक्रीज किया है टू 22 लैंग्वेजेस. एंड इसमें उर्दू इज द 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया. क्लियर. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू उर्दू का जो बोर्ड था. इन रिगार्ड टू दैट वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लैंग्वेज ये हमारा कल्चर है, इट शुड नॉट बी अ कॉज कि तुम डिवाइड करो कि ये प्रॉबेबली दूसरे कंट्री का एक लैंग्वेज है या सो ऑन. एज लॉन्ग एज वो कम्युनिकेट करने का फंक्शन कर रहा है, लैंग्वेज होता है. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल्स. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन यूज द चैट बॉक्स टू आस्क मी. हाउएवर वी आर आल्सो गोइंग टू बी डूइंग 20 जीके क्वेश्चंस शॉर्टली. तो ये वाला वीडियो देख लेना पहले एंड देन वॉच द अदर वीडियो, बिकॉज देन यू कैन इजीली मार्क योर आंसर्स बेस्ड ऑन टुडेज करंट अफेयर्स टॉपिक्स. दैट्स ऑल. थैंक यू so much for watching.